हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर ये बोलता है कि हु इज़ द न्यू चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया का भी नया चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर कौन बना है। तो वो बने हैं हीरालाल समरिया जी। कौन बने हैं? हीरालाल समरिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बने हैं इनको अपॉइंट करा गया है। किसने अपॉइंट करा है? प्रेसिडेंट ने, हमारे प्रेसिडेंट जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये पहले पर्सन हैं जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन है? दलित कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली स्टेट इंक्रीजेज द लोकल रिजर्वेशन 50% टू 75%। अब ये करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट, वो स्टेट है बिहार स्टेट, हमारा बिहार, जो कि लोकल रिजर्वेशन को 50% से 75% कर दिया है। और ये कैसे कर दिया आप सभी को पता होगा। रिसेंटली बिहार ने कास्ट सर्वे करवाया था और उस कास्ट सर्वे में उसी के बेस पर बिहार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को 50 से 75% कर दिया है लोकल लोगों के लिए। तो ये बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अब ये पहला स्टेट नहीं है जिसने कि रिजर्वेशन को 50% से 75% तक बढ़ाया है। वैसे मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग ये 50% रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला 50% रहना चाहिए। ठीक है, अब बिहार के अलावा यहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और भी स्टेट हैं जिन लोगों ने 75% रिजर्वेशन कर रखा है। मंडल कमीशन नहीं है, वो कमीशन है इंदिरा साहनी कमीशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप दे रखा है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने उसको 75% कर दिया है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है इसमें। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज़ करता है? CPCB, मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो एग्ज़ाम में इसको पूछ सकते हैं। अब इसी के अंदर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में 12 पॉल्यूटेंट्स आते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स आते हैं, मतलब कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारी एयर में अगर प्रेजेंट है तो उस हवा को हम लोग क्या बोलेंगे? ख़राब हवा बोलेंगे, एकदम घटिया दर्जे की हवा बोलेंगे। तो कौन कौन से आते हैं? वो है PM10, PM2.5 और SO2। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है और बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है, बेंजोपाइरीन है और आर्सेनिक है और निकल है। ये सारे के सारे 12 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि NAAQS रिलीज़ करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप नोट ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 बार पेपर में पूछा जा चुका है, जो कि पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर हम लोगों ने अपने चैनल पे MCQ की सीरीज़ भी चला रखी है, जहाँ पर कि हम MCQ के ज़रिए बच्चों को सिलेबस को कवर करवाते हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो आप ट्रिक की वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप आराम से ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है अघूरा अगरतला रेल लिंक स्टार्टेड बिटवीन। ये आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि मोदी जी ने और बांग्लादेश की हमारी शेख हसीना ने अघूरा अगरतला के रेल लिंक को वर्चुअली इनैगोरेट करा है। तो ये पेपर में 100% आने की इसकी संभावना है। चलो देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। अब ये देखो, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखें आराम से, तो ऐसे करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है अखौरा और यहाँ पर है त्रिपुरा का अगरतला। ठीक है, और ये है अखौरा है। और यहाँ पर आता है ढाका। ये बांग्लादेश दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर इंडिया है और ये हमारा बांग्लादेश है। और यहाँ पे है कोलकाता। तो यहाँ पर ये लिंक बना हुआ है, अखौरा अगरतला रेल लिंक। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अखौरा अगरतला लिंक जो है हमें
मेनलैंड इंडिया को डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। अब वो कैसे जोड़ता है, क्योंकि पहले इंडिया के मतलब हमें अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना होता था तो हमें यहाँ से घूम के जाना होता था, लेकिन अब अखौरा लिंक बन गया है यहाँ पे, तो हम कोलकाता से पहले ढाका जाएंगे, ढाका से फिर अखौरा से अगरतला में चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हमारे लिए प्रोजेक्ट बन जाता है। चलिए, अब इससे पीपल से पीपल कांटेक्ट भी होगा और कल्चर भी हमारा आपस में घुलेगा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1973 में यौम किपुर वार, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़ में, यौम किपुर वार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। रिलेटेड टू इजिप्ट और सीरिया और इज़राइल। ये जो है आपने देखा होगा इज़राइल और हमास में भी लड़ाई चल रही है, तो ये 1973 की बात हो रही है। 1973 में यौम किपुर वार हुआ था, जिसमें कि इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इज़राइल पे अटैक करा था। अच्छा, अगर हम उसमें देखें अपने मैप में, तो यहाँ पर आता है सीरिया, ठीक है, यहाँ पर आता है जॉर्डन और यहाँ पर आता है इजिप्ट। ये हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हो रहा है, अगर आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें तो हम यहाँ पर वो भी साथ साथ में करते चल रहे हैं। तो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इज़राइल पे अटैक करा था। अगर यौम किपुर वार पेपर में आ जाता है तो आपको याद आ जाएगा कि हमने आपको पढ़ाया था 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इज़राइल पे अटैक करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है करंट अफेयर। ये है ऑपरेशन ऑल क्लियर, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ऑपरेशन ऑल क्लियर, ये ऑपरेशन ऑल क्लियर है, ये किससे रिलेशन रखता है, ये है भूटान से, ठीक है। अभी जो ऑपरेशन ऑल क्लियर है, अभी भी फ़िलहाल हमारे इंडिया में भूटान के किंग आए थे। भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामगिल वांगचुक, ये आए थे और इन्होंने अपनी शिरकत असम में करी थी। अब वो भूटान से आए थे, इंडिया में आए थे, तो इसलिए न्यूज़ में ऑपरेशन ऑल क्लियर आ गया। अब ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या है? ऑपरेशन ऑल क्लियर ये है, भूटान की रॉयल आर्मी ने 2003 और 2004 में ऑपरेशन क्लियर चलाया था। किसके लिए चलाया था? किसके अगेंस्ट चलाया था? असम के इंसर्जेंट, मतलब कि उग्रवादियों के। असम के जो इंसर्जेंट थे वो भूटान में घुस रहे थे, तो इसीलिए उनके अगेंस्ट भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था। अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया भूटान और ये हो गया असम, ठीक है, ये हो गया भूटान और ये हो गया असम। तो यहाँ पे जो हम यहाँ से असम के इंसर्जेंट भूटान में घुस रहे थे, साउदर्न भूटान में। बस इसी चीज़ को रोकने के लिए भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको सही कर आएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन था, लेकिन ये उसको हम पढ़ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन ही है। अब ये क्वेश्चन ये क्या बोलता है कि मेकिंग आवर फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट का नाम है ये, कि मेकिंग आवर फ्यूचर डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एशिया एंड पैसिफिक। ये UNDP ने रिलीज़ करी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसको याद कैसे रखें? याद ऐसे रखेंगे कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट आ रहा है और UNDP में भी डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डेवलपमेंट। द मेकिंग आवर फ्यूचर डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एशिया एंड पैसिफिक किसने रिलीज़ करी? UNDP ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022। ये एक रिपोर्ट है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करा है। अब इस रिपोर्ट में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में अगर ये आए कि रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज़ करी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करी। अब इसका पहला पॉइंट ये है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन रोड एक्सीडेंट वो कहाँ होते हैं? UP में होते हैं। दूसरा है हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट वो कहाँ हुए? वो तमिलनाडु में हुए। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या है UP क्या है। तो अब यहाँ पे है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन किल इन रोड एक्सीडेंट में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ मारे गए? वो मारे गए UP में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं 2022 में कहाँ हुई? वो हुई तमिलनाडु में। अगर मरने की बात आए तो UP, अगर रोड एक्सीडेंट के बारे में पूछा जाए तो तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेशनल एजुकेशन
डे, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 नवंबर को हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ पर हम लोग नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं। ये नेशनल एजुकेशन डे इंटरनेशनल एजुकेशन डे नहीं है। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड पूर्वी आकाश एक्सरसाइज। अभी अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वी आकाश एक्सरसाइज कहाँ करी थी? अब देखो, वो करी है शिलोंग मेघालय में। अब यहाँ पे पूर्वी आकाश लिखा है। आकाश मतलब क्या हुआ कि आकाश, ठीक है, आसमान हो गया। और पूर्वी मतलब हो गया ईस्ट। तो यहीं से हम लोगों ने इसको डिकोड कर लिया कि पूर्वी लिखा है, आकाश लिखा है। आकाश का मतलब हो गया एयरफोर्स ने करी है, और ईस्ट का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट में कहाँ हुई है? शिलोंग में, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है एटमन लॉन्च बाय, ठीक है, बाय IIT कानपुर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटमन की अगर हम वो देखें फुल फॉर्म, तो वो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ फॉर मॉनिटरिंग। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए सारी की सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। एट से यहाँ पे एटमैन, एट, ठीक है, यहाँ से मैन, एयर क्वालिटी, एन ये वाला एन है यहाँ पे इंडिकेटर का। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, ये एटमैन जो है हमारे IIT कानपुर ने लॉन्च करा है। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पे फोकस ये करा गया है कि हमें अपने इंडिजीनियस मतलब कि स्वदेशी लो कॉस्ट मतलब कि कम पैसों वाले सेंसर मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है। सेंसर मैन्युफैक्चर करके हमें ये देखना है कि हवा में कितना पोल्यूशन हो गया है, कौन कौन से यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हमें एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एटमैन आता है तो IIT कानपुर आएगा। अगर फुल फॉर्म आती है एटमैन की फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको ऊपर बताई दी है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है द सॉन्ग फ्रॉम इंडिया हैज़ बिन नॉमिनेटेड बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑफ ग्रैमी अवार्ड 2024। यहाँ पे ये पूछा गया है कि 2024 के ग्रैमी अवार्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए भारत से कौन सा सॉन्ग को नॉमिनेट करा गया है? वो सॉन्ग है अबंडेंस इन मिलेट। अबंडेंस इन मिलेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये सॉन्ग जो है हमें श्री अन्न के बारे में बताता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, ऐसी श्री अन्न मोटे अनाज जो है उनके बारे में बताता है, उनकी बेनिफिशियल क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताता है, ठीक है। अब इसको मैं रिकमेंड करूँगी आप यूट्यूब पे जाके इसको देखो, इस सॉन्ग को, और सुनो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस न्यूज़ से। अगर हम इसमें बोलें तो ये इसको गाया है फालू ने, गौरव ने, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो भाषण के क्लिप्स हैं वो इस सॉन्ग में भी दे रखे हैं। तो ये सॉन्ग हमारा पहली बार श्री अन्न के लिए बनाया गया है, अबंडेंस इन मिलेट है, ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट करा गया है। तो ये एग्ज़ाम के लिए हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर ये बोलता है कि एनकोर नोडल ऐप, ठीक है, डेवलप बाय, एनकोर नोडल ऐप किसने डेवलप करी है? वो करी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे करी है और ये मोबाइल ऐप है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नोडल ऑफिसर्स के लिए करी है, ठीक है। नोडल ऑफिसर, जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं। अब जैसे कोई इंडिविजुअल लड़ रहा है या फिर कोई पार्टी लड़ रही है इलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइज कोई भी लड़ रहा है, तो इनको कुछ ना कुछ परमिशन देनी होती है, ठीक है। नोडल ऑफिसर परमिशन देगा कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो ये अपनी एप्लीकेशन नोडल ऑफिस के पास डालते हैं, नोडल ऑफिसर परमिशन फिर देता है और कभी कभी नहीं भी देता है। तो ऐसे जो भी काम होंगे परमिशन देने वाले वो एनकोर नोडल ऐप से आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि डिले ना हो। तो इलेक्शन कमीशन ने एनकोर नोडल ऐप रिलीज़ करी है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इलेक्शन कमीशन ने करी है, साथ में इसमें नोडल ऑफिसर्स के लिए करी है, उनकी हेल्प के लिए करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ही करंट अफेयर, ऑपरेशन बाइसन रिलेटेड टू लद्दाख।
ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऑपरेशन बाइसन करके आ जाए तो उसको हम ऑप्शन लगाएंगे लद्दाख है, ये लद्दाख से रिलेटेड है। अब ये जो था ऑपरेशन बाइसन, ये कोड नेम था, ठीक है, कोड नेम था एक ऑपरेशन का। अब ये कब हुआ था? जब इंडो पाक वार हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947-48 में। तो इस युद्ध में हमारी इंडियन आर्मी ने, किसने? इंडियन आर्मी ने कारगिल, ठीक है, द्रास और जोजिला को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑपरेशन बाइसन में हमारी इंडियन आर्मी ने कारगिल, द्रास और जोजिला के रीजन को कैप्चर कर लिया था। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नवंबर 1 को जोजिला डे बनाया गया है, ठीक है, जोजिला डे मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है ग्लोबल एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023, ठीक है। किससे रिलेटेड है? ब्लेचले डिक्लेरेशन से, ठीक है। अब ये ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट जो है वो यूके में हुई है, और यूके में एक पार्क है ब्लेचले पार्क, वहाँ पर हुई है। तो इसी पार्क के नाम पे ब्लेचले डिक्लेरेशन इसको बोल दिया गया है। अब इस समिट में क्या बोला गया? इस समिट में बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए ये डेंजर भी बनती जा रही है। आगे फ्यूचर में डेंजर भी, हमें बहुत ज़्यादा खतरा भी है। अब जैसे कि आपने फ़िलहाल अभी देखा होगा, डीप फेक के बारे में सुना होगा। डीप फेक में एक्ट्रेस रश्मि को डीप फेक बना के बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, वायरल थी ये न्यूज़, ठीक है। तो उसी को लेके बोला है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन हमारे लिए डेंजर भी है, तो इसीलिए इन लोगों ने सेफ्टी समिट करी है जिससे कि हम एआई से निपटने के लिए नए नए मेजर्स ले सकें। बस ये इसी से रिलेटेड है, और ब्लेचले डिक्लेरेशन है जो कि यूके में हुई थी। अब इंडिया ने भी इस पर साइन करा है, हाँ ठीक है, भारत ने भी इस पर साइन करा है। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ किसको मिला है? वो मिला है नंदिनी दास। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया बोर्न नंदिनी दास को मिला है। अगर किसी और को, फॉरेनर को मिला होता तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि नंदिनी दास ने इस मिला है। अब नंदिनी दास ने इस पर एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? बुक का नाम था कोर्टिंग इंडिया। कोर्टिंग इंडिया में क्या है? इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। यहाँ पर नंदिनी दास ने ये बताया है कि इंग्लैंड का पहला डिप्लोमेटिक मिशन मुगल कोर्ट में आया था। तो बस उसी चीज़ को डिस्क्राइब करा है अपनी बुक में, और इसकी वजह से उनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगोटा डिक्लेरेशन रिलेटेड टू बगोटा, ठीक है, बगोटा डिक्लेरेशन रिलेटेड टू रिवर डॉल्फिन। सबसे पहले तो बगोटा है कहाँ? बगोटा है साउथ अमेरिका के कोलंबिया में, ठीक है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया एक कंट्री है, उसमें बगोटा है जिसकी ये कैपिटल है। अब यहाँ पर बगोटा डिक्लेरेशन रिवर डॉल्फिन के लिए हुआ है। अगर हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे कोलंबिया आता है, यहीं पर बगोटा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि रिवर डॉल्फिन को हमें बचाना है, उनको एक्सटिंक्ट होने से हमें बचाना है, ठीक है, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अगर 1980 से देखें तो लगभग 73% रिवर डॉल्फिन ख़त्म हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होते हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि ये पानी फ्रेश है या ख़राब है। इसका मतलब ये इंडिकेशन हो रहा है कि हमारा देश में हमारे वर्ल्ड में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर ये है द कंट्री डिक्लेयर वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस, वो है थाईलैंड। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था कि कौन सी कंट्री ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री करी है, वो करी है थाईलैंड ने। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें थाईलैंड जाना है घूमने के लिए तो हम बिगर वीज़ा के भी थाईलैंड जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 95th मेंबर ऑफ ISA कौन बना है? वो बना है चिली। ISA का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप सभी को पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस और इंडिया ने इनिशिएट करा था, 2015 में करा था। सबसे पहले तो यहाँ पर ये था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बनाना है। और लेकिन अब तो कोई भी कंट्री इसका पार्ट बन सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करो, हमें सोलर पर डिपेंड होना है
ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पर, जिससे कि पोल्यूशन ना हो, सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और पोल्यूशन को ख़त्म करो। चलो, इसमें ये था 95वां मेंबर कौन बना है, चिली बना है। और चिली का था कहाँ पर है, चिली है साउथ अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पर है चिली, यहाँ पे साउथ अमेरिका में चिली यहाँ पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि क्यूबसैट सैटेलाइट SSAMU सेट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये फर्स्ट सैटेलाइट प्रोग्राम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और इन्होंने इस प्रोग्राम का नाम सर सैयद अहमद ख़ान के नाम पर रखा है। सर सैयद अहमद ख़ान जी थे, वो फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, ठीक है, वो फाउंडर थे। अगर हम यहाँ पे देखें, SS का मतलब है सर सैयद, AMU से हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेट से हो गया सैटेलाइट। अब ये जो अलीगढ़ SSAMU सैटेलाइट है, ये नैनो सैटेलाइट है, ठीक है, नैनो सैटेलाइट है। दूसरी बात, जब ये लॉन्च होगी तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा। चलिए, हमने सारा देख लिया इसके बारे में। अगर हमसे इतना ना पूछ के अगर इसके अंदर का ही पूछा जा सकता है तो हमने आपको वो भी बता दिया। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री रिलेटेड टू मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप सबने बहुत सुना होगा, एक प्रोग्राम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, जिसका समापन 31 अक्टूबर 2023 में PM नरेंद्र मोदी जी ने अभी करा है। अब ये जो प्रोग्राम था वो हमारे 77वें इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे को बनाने का एक अनूठा तरीका था, जिसमें कि सभी लोग अपने मूल स्थानों या ऐतिहासिक जगह की मिट्टी कल्चर मिनिस्ट्री को भेजेंगे कलश में भर के, और फिर वो वहाँ पे दिल्ली में आकर स्थापित करेंगे, जो स्थापित कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रशियन कंपनी रोसाटोम इंस्टॉल रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल, कहाँ करा है, बोलीविया में। अब बोलीविया दोबारा साउथ अमेरिका में, हमने कितने सारे प्लेसेस को साउथ अमेरिका में देख लिया है कि रशियन कंपनी रोसाटोम ने रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल बोलीविया में करा है। बोलीविया जो है वो एक प्लेट्यू रीजन है। अब बोलीविया में इसको 4000 मीटर की ऊंचाई पर करा है, ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर करा है। और ये पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी बन चुका है, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो आप इसका आंसर बोलीविया लगाना कि रशिया की कंपनी ने, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बोलीविया में रशिया की कौन सी कंट्री ने रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल स्थापित करा है, इंस्टॉल करा है, वो करा है रशिया ने। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन, और कहाँ कितने पे करा है, 4000 मीटर पे करा है, और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी बन चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है सलीम उल हक। सलीम उल हक किससे रिलेटेड थे, वो थे बांग्लादेश से रिलेटेड। सलीम उल हक जो थे उनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है। सलीम उल हक जो थे वो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर थे। पहली बात होगी। दूसरी बात ये हुई कि इन्होंने IPCC थर्ड IPCC में एक चैप्टर लिखा था, एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ना चैप्टर लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, बहुत सारे काम इन्होंने करे हैं। ये क्लाइमेट चेंज में एक्सपर्ट थे, डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट थे, तो इनको बहुत जानी मानी हस्ती थे। तो ये न्यूज़ में पूछा जा सकता है कि सलीम उल हक जी किससे रिलेशन रखते थे, वो बांग्लादेश के थे। आपको ऑप्शन दे देंगे, बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे, इंडिया के थे, फिर इंडोनेशिया के थे। पाकिस्तान बांग्लादेश में आप कन्फ्यूज़न खा सकते हो, तो लेकिन इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, हमने तो पढ़ा था, हमें याद आ जाएगा कि ये बांग्लादेश के थे। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर ये है कि रिसेंटली FATF मतलब कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिमूव द कंट्रीज़ फ्रॉम ग्रे लिस्ट। वो कौन है, पनामा, जॉर्डन और कैमरून। इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ग्रे लिस्ट में से अभी FATF ने कौन सी कंट्रीज़ को हटाया है, पनामा को हटाया, जॉर्डन को हटाया और कैमरून को हटाया। अब ये तो हुई बात ग्रे लिस्ट की। अब FATF की ग्रे लिस्ट भी निकलती है। अब ग्रे लिस्ट में उसने 3 कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट निकलती है, जिसमें कि उसने 3 कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। एक है ईरान, ठीक है, एक है म्यांमार और एक है नॉर्थ कोरिया।
अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंडिया इसका मेंबर है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंडिया इसका मेंबर है। 39 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। और ये जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मतलब कि ऐसी कंट्री जो कि आतंकवादियों को पैसा देती है, उनको फाइनेंस करके आतंक को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। और एक वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई। और दूसरा हो गया कि ऐसी कंट्री जो कि हथियार, जो कि मास डिस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसे हथियार जिससे कि पूरा का पूरा कंट्री ख़त्म हो जाए, ऐसे हथियारों का बढ़ावा देती है या उन पर पैसा लगाती है, तो ऐसी कंट्री को भी ये सैंक्शन लगाते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। तो बस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसी काम आती है। तो इम्पॉर्टेंट ये हुआ है कि ग्रे लिस्ट में किसको हटाया है, पनामा, जॉर्डन और कैमरून को। और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है, ईरान है, म्यांमार है और नॉर्थ कोरिया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा कि काजिंद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई। वो हुई इंडिया और कज़ाकिस्तान में। अगर हमें ये पता भी ना हो ना, तो ये काजिंद नाम ही खुद हमें बता रहा है। इंड का मतलब हो गया इंडिया और काज का मतलब हो गया कज़ाकिस्तान, ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया। ऐसे बहुत से मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि नाम से ही सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है काजिंद। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इंडिया का पहला वर्टिकल विंड टनल कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने, ठीक है, इंडियन आर्मी ने, हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे देश का पहला वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट करा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है कि नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है, इसरो के चेयरमैन है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एस सोमनाथ के अंडर ही चंद्रयान मिशन को भेजा गया है, ठीक है, चंद्रयान मिशन को भेजा गया है, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि खुद ने जो लिखा है अपने बारे में, ठीक है, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब हो गया कि खुद ने लिखा, बायोग्राफी का मतलब अगर ऑटो नहीं है, केवल बायोग्राफी है, तो वो किसी और ने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है, तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है नीलावू कुदीचा सिमहंगा, ठीक है। ये अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है लॉयंस दैट ड्रैंक द मून लाइट। अगर हिंदी में करें तो शेर जिसने चांदनी पी ली। अब आपको कुछ भी मिले, शेर जिसने चांदनी पी ली, लॉयन दैट ड्रैंक द मून लाइट, या निवालू कुदीचा सिमहंगा, तो ये सारी ऑटोबायोग्राफी किसकी है, एस सोमनाथ जी की। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर इज़ अ किंग, किसका है, मलेशिया। अभी रिसेंटली मलेशिया में किंग को चुना गया है, तो उस किंग का नाम है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट MCQ करंट अफेयर, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज़ करी है, यूरोपियन यूनियन ने रिपोर्ट करी है। अब ये क्या बताती है, ये बोलती है, ये जो रिपोर्ट है कि अरबपतियों पर GMT का मतलब हो गया ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। अरबपतियों पे क्या करना चाहिए, ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए। और टैक्स इवेजन मतलब कि टैक्स चोरी से निपटने के लिए हम लोगों को मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो दो बात ये बताती है, ग्लोबल टैक्स इवेजन मतलब कि ग्लोबली टैक्स की चोरी की रिपोर्ट 2024 की EU ने रिलीज़ करी है। ये बात करती है कि जो भी अरबपति हैं उन पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए, साथ में टैक्स की चोरी को रोकने के लिए हमें मेजर्स लेने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट बिल्ड बाय, कौन बना रहा है, वो है चाइना, ठीक है। घोस्ट पार्टिकल का मतलब क्या है, न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको जो साइंटिस्ट होते हैं इसको मेजर्स मतलब कि उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात न्यूट्रिनो की। अब इसको डिटेक्ट इसी टाइप का जो नाम रखा है, ट्राइडेंट रखा है, वो कौन बना रहा है, वो है चाइना। ऐसा काम चाइना ही करता है, आजकल चाइना बहुत आगे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑपरेशन अजय रिलेटेड टू, आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, वो ऑपरेशन अजय रिलेटेड टू इंडियंस इवैक्यूएशन मतलब कि भारतीयों का
इज़राइल से बाहर निकालना। अभी फ़िलहाल इज़राइल और हमास में जब लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय चलाया था कि हम इंडियंस को जो चाहते हैं इज़राइल से बाहर आना, अपने को इवैक्यूएट करना, वो ऑपरेशन अजय के अंडर आ सकते हैं। तो ऑपरेशन अजय इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे यहाँ पे भी फ़िलहाल 30 करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। अगर और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।